हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व परिक्रम की अपन बात करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट अपन करने वाले हैं। अगले जो अपना टेस्ट होगा उसमें ये आने वाली है, इसलिए अपन इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। सिर्फ अपन एनसीईआरटी रीडिंग करते ही नहीं है, उसके साथ साथ में उस चैप्टर को पूरा समझते भी हैं। एक एक लाइन को अपन समझते हैं, यह बात आपको पता ही है। ठीक है, आज का लेक्चर शुरुआत करने से पहले कुछ आपसे रिक्वेस्ट और कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। रिक्वेस्ट तो यही है कि लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपनी शेयर भी कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब कुछ बातें बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में भैया ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, इसके नोट्स भी आपको वहीं मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। ठीक है, साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ शीट्स भी अब मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अभी नहीं मिलेंगे आपको वहां पर, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों में आपको अवेलेबल करवा दूंगा पर चैप्टर। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, वहां पर आपको पता चल जाता है कब क्लास होनी है कब नहीं हो रही। ये 2023 जो साल है इसका ये लास्ट लेक्चर है। अब जो लेक्चर्स आएंगे इसके बाद में वो एक नई साल में आएंगे, 2024 में आएंगे। ठीक है, तो और अपन 2024 में कुछ नई बातें भी करेंगे। ठीक है, जो इस साल में अपन ने गलतियां करी हैं उम्मीद करेंगे कि वो अपन अगले साल में ना दोहराएं। ठीक है, देखो इंसान है, गलतियों का पुतला है, लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो गलतियां हैं उनको अपन आगे ना दोहराएं। ठीक, चलो ये बातें होगी। अब चैप्टर पे अपन आते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग कैसे करते हैं अपन? पहले समझते हैं टॉपिक को, फिर अपन उसी को एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं। आप देख रहे होंगे पहले से, तो आपको पता भी होगा अपन किस हिसाब से करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ध्यान से सुनना और समझना। इस चैप्टर को अपन दो पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, आज पहला पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट होपफुली कल तक आ जाएगा या फिर परसों होगा। ठीक है, बीच में केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी जो। चलो आज शुरुआत करते हैं, नोट्स में आ जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व परिक्रम। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी चैप्टर है, इजी करके पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे सबसे पहले समझेंगे जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये वो तकनीक है, ये वो टेक्निक है जिससे अपन क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स अपन को मिल जाएं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ उत्पाद अपन को ऐसे मिल जाएं। ठीक है, कुछ प्रक्रिया, कुछ प्रोसेस ऐसे अपन को मिल जाएं जो किसके लिए उपयोगी हो, मनुष्य के लिए उपयोगी हो। जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी वो तकनीक है जिससे एंजाइम्स या फिर कोई उत्पाद या फिर कोई प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर कोई ऐसी प्रोसेस जो किसके लिए उपयोगी है, मानव के लिए उपयोगी है, उसको क्या कहेंगे अपन? बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। आ जाओ जी। तकनीक जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम का प्रयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रोसेस का विकास किया जाता हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन? बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है, वापस रिपीट कर देंगे, जिसमें जीवधारी जो है, ठीक है, जो जीवधारी हैं या उनसे प्राप्त जीवधारी या फिर जीवधारियों से प्राप्त जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनको प्रयोग में लेते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी, ठीक है, उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट जो अपने लिए उपयोगी हो या कोई प्रोसेस जो अपने लिए उपयोगी हो, उसका विकास करें, वही क्या है जी? बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक बात है, ये हो गई आपकी नॉर्मल परिभाषा। चलो अब बात करेंगे यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है। ये तो होगी भाई आपकी जनरल परिभाषा। जनरल परिभाषा तो ये है आपकी, है ना, सामान्य परिभाषा। अब बात करेंगे, एक है ईएफबी। एक संघ है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ हिंदी में, और ईएफबी शॉर्ट में, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है? ध्यान से सुनना। नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, नए उत्पाद या फिर कुछ सेवाएं, ठीक है, बनाने के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक रूपों का समायोजन। ठीक है, कोई नया उत्पाद आपको बनाना है, ठीक है, कोई नई सेवा आपको, कोई सर्विस आपको बनानी है, तो प्राकृतिक जो विज्ञान है या फिर जीव जो कोशिकाएं हैं, कुछ किसी जीव की कोशिका ले ली या फिर उस कोशिका का डीएनए ले लिया, उस कोशिका का अंग ले लिया, ठीक है, कोशिका का अंग तथा आणविक रूप, ठीक है, कोशिका का आणविक रूप, मोलिक्यूलर उसका रूप ले लिया, ठीक है, उसका समायोजन क्या होता है? समायोजन क्या होता है? आपकी बायोटेक्नोलॉजी होती है। सीधी सी भाषा में आपको बात मैं बता दूं तो बायोटेक्नोलॉजी वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक तकनीक है जिससे अपन क्या बनाएंगे? मनुष्य के लिए काम में आने वाला कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। किससे बनाएंगे? किसी दूसरे जीवित जीव से बनाएंगे या फिर उस जीवित जीव से निकले हुए किसी एंजाइम को उपयोग में लेते हुए अपन बनाने वाले हैं। ठीक है,
आ जाओ, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है? जैव प्रौद्योगिकी जो है इसके सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? चैप्टर का नाम क्या है जी? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, तो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला क्या है? पहली जो स्टेप होती है इसके अंदर वो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग करनी होती है। पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग। इंग्लिश में बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी होगी अपन को। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है? किसी भी आनुवांशिक पदार्थ, कोई भी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी जेनेटिक जो आपका पदार्थ है, उसका क्या करें? उसकी केमिस्ट्री को अपन बदल दें। कोई भी अपने पास में आनुवांशिक पदार्थ है, उसकी अगर केमिस्ट्री को अपन बदल रहे हैं, ठीक है, जो बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी इंजीनियरिंग कहते हैं। आनुवांशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को बदलने की तकनीक, ताकि उन्हें होस्ट जीव में पेश किया जा सके और इस प्रकार होस्ट जीव का फिनोटाइप बदल दिया जाता है। ठीक है, जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझना। मेरे पास में एक गाय है, मेरे पास में क्या है? एक गाय है। वो गाय जो है वो दूध बढ़िया देती है, ठीक बात है भैया, बढ़िया दूध देती है, लेकिन उस गाय में यार एक कमी है। क्या कमी है? वो दूध तो बहुत सारा देती है, लेकिन उसके दूध में क्या है? प्रोटीन की कमी है। अगर उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा आ जाए ना, फिर तो मजे हो जाएंगे। दूध वो बढ़िया मात्रा में देती ही है, बस प्रोटीन की कमी है। चलो, अच्छा बात है, ये कमी है उस गाय में। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? मैं एक ऐसा जीन ढूंढ लूं, मैं एक ऐसा जीन ढूंढ लूं जो क्या बनाता हो? प्रोटीन बनाता हो। वो क्या बनाता हो? प्रोटीन बनाता हो। अब भाई गाय के दूध में प्रोटीन की कमी है, मतलब सीधी सी बात है, इस गाय के अंदर वो जीन नहीं है जो प्रोटीन बनाता है। सिंपल बात है ना। अगर वो जीन होता तो प्रोटीन भी बनता, लेकिन वो जीन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा जीन ढूंढना पड़ेगा जो प्रोटीन बनाता हो। ठीक बात है। तो मैंने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, मेरे को एक भैंस दिखी, हाँ, उसके दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो मेरे को पता लग गया कि इस भैंस के दूध में अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इस भैंस के अंदर प्रोटीन बनाने वाला जीन क्या है? मौजूद है। ठीक बात है। चलो, जीन तो मिल गया मेरे को, लेकिन वो जीन किसका है? भैंस का है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? वो जो जीन है वो मैं भैंस में से निकालूंगा, और निकाल के उसकी जो केमिस्ट्री है उसको मैं बदलूंगा, उसके रसायन को मैं बदलूंगा, और उसके बाद में मैं गाय के अंदर वो जीन ट्रांसफर करूंगा। फिर वो गाय के अंदर वो जीन चला जाएगा और गाय के दूध के अंदर भी क्या है? प्रोटीन की मात्रा आने लगेगी। ठीक बात है क्या? ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। डायरेक्ट मैं भैंस वाला जीन नहीं डाल सकता गाय के अंदर। ठीक है, तो मेरे को करना पड़ेगा, उसकी रसायन, उसकी केमिस्ट्री बदलनी पड़ेगी, उस जीन की केमिस्ट्री मेरे को बदलनी पड़ेगी, उसके बाद में मैं गाय के अंदर वो डालूंगा। तो ये कहती है आनुवांशिक सामग्री जो अपन ने भैंस से ली है, उसकी केमिस्ट्री को अपन बदलेंगे, ठीक है, इस तकनीक के अंदर, ताकि उन्हें होस्ट के अंदर, होस्ट कौन? अपनी गाय है, ठीक है, गाय के अंदर डालेंगे, होस्ट जीव में उसको पेश किया जाए, गाय के अंदर डालेंगे जा सके, और इस प्रकार जो होस्ट जीव अपनी जो गाय है उसका फिनोटाइप जो है वो बदल जाएगा। गाय जो पहले उसके दूध के अंदर प्रोटीन नहीं आ रही थी, अब प्रोटीन आएगी। समझ में आई जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला जो सिद्धांत था वो आनुवांशिक इंजीनियरिंग होता है। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत देखो, जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। पहला है आपका आनुवांशिक इंजीनियरिंग, दूसरा है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण आपको बनाना होगा। अब ये सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है जिस टाइम पर, भाई यहां पर बातें क्या हो रही हैं? यहां पर बातें डीएनए की, जीन की बातें होंगी। तो जीन क्या है? अरे कोशिका ही अपने आंखों से नहीं दिखती, तो उसके अंदर मौजूद डीएनए, उसके अंदर मौजूद जीन, वो अपने आंखों से दिखेगा? नहीं दिख सकता। ठीक है, तो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी जगह पर अपन को ये सारा एक्सपेरिमेंट करना होगा जहां पर क्या है? वो संदूषण रहित हो, वहां पर और कोई सूक्ष्म जीव जो है वो आ ना पाए। तो आपने देखा होगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि जहां पर ये जो लेबोरेटरीज होती हैं, जहां पर वायरस वगैरह पे काम चल रहा होता है, ठीक है, अलग साइंटिस्ट दिखाते हैं ना कई फिल्मों में, ठीक है, तो वो आप देखा होगा कि वहां पर क्या है? सब कुछ पूरा ढक के, खुद को पूरा ढक के, ठीक है, और ऐसे वातावरण में होता है, एक बाहर से दीवारें, फिर उसके अंदर और अंदर 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 वो लैब बनी हुई होती है, और ऐसी जगह पे होती है जहां पर क्या है? जो सूक्ष्म जीव है वो नहीं आ सकते। अगर सूक्ष्म जीव कोई आ गया, ठीक है, अपन नहीं चाहते, और ऐसा कोई सूक्ष्म जीव उस एक्सपेरिमेंट में आ गया, तो सारा अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए अपन को जो वातावरण है वो कैसा चाहिए? सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाना अपन को पड़ेगा। ठीक है, और इस जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या है? उत्पाद बनाना अपन को। क्या बनाना? उत्पाद। उत्पाद क्या हो सकता है? प्रतिजैविक हो सकते हैं, आपकी एंटीबायोटिक्स जो है वो कैसे बनती है? कोई भी एंटीबायोटिक कैसे बनेगी?
आपकी बायोटेक्नोलॉजी से ही बनेगी। ठीक है, टीके जो बनते हैं, आपकी जो वैक्सीन बनते हैं, टीका जो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से बनते हैं। और एंजाइम्स जितने भी बनते हैं वो कैसे? बायोटेक्नोलॉजी से ही बनते हैं। तो ये कुछ उत्पाद के आपने एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, आ जाओ एनसीईआरटी में आते हैं और समझते हैं इन बातों को। जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों को उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या फिर प्रक्रमों, जिसको प्रोसेस कहेंगे, या फिर प्रोसेस का विकास किया जाता है। ठीक है, ये अपन ने देख ही लिया, ये इसकी सामान्य परिभाषा हो गई। जैसे डबल रोटी हो गई, शराब हो गई इत्यादि, ये सारे कैसे बनते हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी ही ये सारी है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से ये बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अपने पिछले चैप्टर में जो अपने पढ़ा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों, पर डबल रोटी की बात करी थी, ब्रेड की बात करी थी, अपन ने शराब की बात करी थी। ठीक है, यह भी एक प्रकार के जैव प्रौद्योगिकी का प्रमाण है। ठीक, परिणाम है, सॉरी, यह भी क्या है? किसका रिजल्ट है? ये बायोटेक्नोलॉजी से ही बनता है, ये सारा काम है ना, शराब बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी है वो भी। ठीक है, वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इनमें वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवंशिकता रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अपन आज के टाइम पर देखें तो सीमित एक नजरिए से देखें तो क्या हुआ है, जो आपकी जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जीव देखो बहुत सारे नए नए ऐसे जीव बना दिए गए हैं। ठीक है, ऐसी क्रॉप वैरायटी भी बनाई गई है। ठीक है, जैसे क्या है, जिनमें पहले मतलब संकर वैरायटी सुना होगा आपने। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बोलता रहा हूं मैं ना, तो जो कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, उत्पादन बहुत कम होता है। कुछ फसलें ऐसी हैं उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन कुछ बीज ऐसे आते हैं जिनका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो वो कैसे बनते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से ही बनते हैं। ठीक है, कुछ जानवर, कुछ गाय ऐसी होती है जिनका दूध की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन कुछ की क्या है, दूध की मात्रा बहुत बढ़िया होती है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको अपन एक एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आनुवंशिक रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में, जो अपने जो पदार्थ हैं उनको अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करने के लिए अपन करते हैं। जैसे फसल का मैंने एग्जांपल दिया, कुछ जो नॉर्मल नेचुरल फसल थी उसके अंदर कम हो रहा था, तो लेकिन अपने उस फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने से क्या हुआ, उससे कोई रोग नहीं लगा और उसकी क्या है, फसल की जो है उत्पादन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, आगे चलकर उनके अनेक प्रक्रमों तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया। उदाहरणतः पात्रे इन विट्रो निषेचन द्वारा प्रखनली शिशु का निर्माण, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का खेल है सारा। ठीक है, प्रखनली शिशु मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, कोई जीन का संश्लेषण, कोई किसी जीन को बनाना और फिर उसको उपयोग लेना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। डीएनए टीका का निर्माण, ठीक है, जो टीके का निर्माण है वो भी बायोटेक्नोलॉजी, बता दिया मैंने आपको। कोई दोषयुक्त जीन है उसका सुधार करना, कोई जीन है जिसमें कोई बेबी जन्मा है, उसके जीन के अंदर कुछ कमी है, दोष है, तो अपन क्या उसको सुधार भी सकते हैं, ये भी क्या बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं ये सारे, क्या है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के ही भाग हैं। ये हो गया, यहां तक बातें होगी, मैंने बता भी दी थी ये बातें। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ EFB, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है। उनमें दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। EFB द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है। कैसे, कौन सी परिभाषा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, EFB वाली वही है। नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक पदार्थ अनुरूपों का समायोजन है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कौन कौन से हैं बताया मैंने आपको, आनुवंशिक इंजीनियरिंग है और जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या कहती है, इस तकनीक में आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए और आरएनए जो है, ठीक है, मैंने आपको बताया आनुवंशिक पदार्थ की जो रसायन है, जो केमिस्ट्री, उसको बदलना है अपन को ना। उसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन सा हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है ना, कि रसायन को बदलकर, मैं बदलाव करके, या फिर इसको यहाँ पे एक कुछ वर्ड मिसिंग है, रसायन में कर, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर गलती थोड़ी सी, तो रसायन में बदलाव कर, ठीक है, इसे परपोषी जीवों, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, गाय का एग्जांपल लिया था मैंने आपको, होस्ट के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी जो इसके फिनोटाइप है उनमें परिवर्तन करते हैं। गाय के अंदर पहले प्रोटीन नहीं आ रहा था, अब प्रोटीन आने लग गया। ठीक है, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। फिर दूसरा जो आपका सिद्धांत है वो क्या है, जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम। ठीक है, इसमें क्या है, सूक्ष्म जीव संदूषण रहित अपन को वातावरण बनाना होता है, बता दिया मैंने आपको, ताकि वांछित जो सूक्ष्म जीव है वही उसके अंदर रहें, उसके अलावा कोई दूसरे जीव ना आए, सूक्ष्म जीव उसमें इंटर ना करें। ठीक है,
अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि अभी कोरोना की वैक्सीन रिसेंटली लगी है, ठीक है, तो कोरोना की जो वैक्सीन बनी है वो कितने लोगों को लगी है, तो सारा क्या बायोटेक्नोलॉजी का खेल है जी। अधिक मात्रा में इतने लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया गया है टीके का, तो वो क्या है बायोटेक्नोलॉजी, सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। चलो आ जाओ, इससे पहले ये थोड़ी सी नॉर्मल बातें हैं यहां पर, इनको कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो पहले इसको कर लेते हैं। पुनर्योगज डीएनए की बात कर लेते हैं। चलो नहीं, पुनर्योगज डीएनए से पहले इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संभवतः आप लैंगिक जनन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं। आप सबको अपने सामने पता है कि अलैंगिक जनन में फायदे कम है, लैंगिक जनन के कुछ फायदे हैं, उसमें क्या है वेरिएशन आते हैं, ये सारी विविधता आती है, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। अलैंगिक जनन आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है। अलैंगिक जनन के अंदर क्या है, आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो परिरक्षित होती है, सिक्योर रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। कैसे से कोई जीव है जो क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है, तो कोई जो उसके जनक जो होगा, उसका जो बच्चा होगा वो भी सेम टू सेम होगा। इसके अंदर आपको पता है अलैंगिक जनन के अंदर तो सेम टू सेम टू कॉपी बनती है ना, एकदम से कॉपी बनती है अपने पेरेंट की, क्लोन कहते हैं उसको ना। तो वहां पर क्या कोई बदलाव नहीं आता, जेनेटिक जो आपकी मटेरियल है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, जो आपका डीएनए उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन वही मैं बात करूं लैंगिक जनन के अंदर, उसके अंदर तो क्या विविधता आती है, जैसा माँ बाप है वैसे बच्चा थोड़ी ना होता है, कुछ गुण समान होते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ अलग से भी कुछ बदलाव होते हैं, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता व विशिष्ट आनुवंशिक व्यवस्था के संयोजन का प्रतिपादन का अवसर मिलता है, ठीक है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है ना। विविधता आना अच्छी बात है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है, बता दिया मैंने आपको। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधों एवं जंतुओं में जनन उपयोगी हैं, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो जाता है। देखो जैसे अपन क्या करें, यहां पर जो परंपरागत आपकी जो संकरण की जो आपकी विधियां हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन की जो विधियां हैं, चाहे आप बात करें अपन प्लांट के अंदर बात करें, चाहे वो एनिमल के अंदर बात करें, चाहे वो पादपों के अंदर बात करें, चाहे अपन जंतुओं के अंदर बात करें, जो संकरण की जो विधियां, हाइब्रिडाइजेशन की जो विधियां हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, जैसे अपन संकरण करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो उनके अंदर जो जीन अपन को चाहिए वो तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में जो अपना अवांछित जीन है ना वो भी आ जाता है। वांछित जीन तो आ ही जाएगा लेकिन अवांछित जीन भी आता था। जैसे मान लो मेरे को क्या है, एक ऐसा प्लांट है जो क्या है, उसके अंदर बीमारियां नहीं लगती, ठीक है, उसके अंदर बीमारियां नहीं लगती, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है उस प्लांट के अंदर। और दूसरा प्लांट की वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर क्या है, उत्पादन बढ़िया लेकिन उसके अंदर थोड़े रोग लग जाते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों प्लांट्स को मिलाकर क्या करूं, मैं एक नई वैरायटी तैयार कर दूं जिसमें क्या हो, इस प्लांट से जो इस प्लांट के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे वो वाला गुण आ जाए, और दूसरा प्लांट जिसमें उत्पादकता बढ़िया है वो वाला गुण इसमें आ जाए। दोनों को मैं मिला दूं और एक नया प्लांट बना दूं जिसमें क्या हो, दोनों गुण हो, तो ताकि बढ़िया होगा, रोग नहीं लगेगा, तो उसकी उत्पादन ऑलरेडी बढ़िया होगी। आप बात ठीक कर रहे हो। लेकिन जब मैं परंपरागत तरीके से काम करूंगा ना, तो इसमें वांछित जो जीन मेरे को चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला, उत्पादकता वाला, वो तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ में जो अवांछित जीन है वो भी आ सकते हैं। परंपरागत जो आपकी संकरण है उसके अंदर ये दिक्कतें होती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं मैं बात करूं उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे अवांछित जीनों के केवल एक से एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीनों में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। अब इस चीज को, ये तो वही परंपरागत संकरण के अंदर तो ये दिक्कतें होती है कि यार अवांछित जीन भी आ सकता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जब करते हैं ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग जब अपन करते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग जब अपन करते हैं, तो क्या होता है, वहां पर जो जीन अपन को चाहिए सिर्फ वही आएगा, उसके अलावा कोई अवांछित जीन नहीं आ सकता। तो जो जीन अपन को चाहिए उसको क्या बनाएंगे अपन, पुनर्योगज डीएनए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे थोड़ी देर में बात करेंगे। क्या बनाएंगे, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं इसको ना, वो अपन बनाएंगे। और इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ अपन को जो जीन अपन को चाहिए ना सिर्फ वही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। और जो परंपरागत संकरण है उसके अंदर अवांछित जीन भी आ सकता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि विजातीय एलियन जीवों में किसी प्रकार से स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का भविष्य है?
क्या भविष्य है? संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी भी एक से, मतलब मैंने भैंस के अपन एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले कि भैंस के दूध के अंदर प्रोटीन बढ़िया है, तो मैं क्या करूंगा, उसका जीन निकालूंगा और गाय के अंदर डाल दूंगा, तो वो जीन निकाल के गाय को खिला दूंगा? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। डायरेक्ट मैं नहीं डाल सकता, डायरेक्ट डालूंगा तो वो जीन क्या करेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, वो जीन कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ता है, इसकी एक प्रोसेस होती है कि मैं इस जीन को इस गाय के अंदर कुछ इस प्रकार से डालूं कि ये जो जीन है वो गाय के अंदर जाके सारी कोशिकाओं के अंदर चला जाए, और आगे जब इस गाय का कोई बच्चा होगा, ठीक है, इस गाय का जो कोई बच्चा होगा, बेबी होगा, उसके अंदर भी वो जीन जाए, ताकि अगली बार इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है इस गाय की, ठीक है, वो भी क्या है, उसके दूध के अंदर भी क्या है, वो प्रोटीन की मात्रा आए। मैं ये चाहता हूं, समझ रहे हो ये बात है ना, कि मैं ये नहीं चाहता कि ये गाय के, मैंने भैंस का जीन निकाला इसको खिला दिया, यार ऐसे नहीं होता। वो भैंस का जीन निकालूंगा, उसके बाद में मैं एक ऐसा तरीका ढूंढूंगा कि वो जो जीन है वो गाय की कोशिकाओं के अंदर चला जाए, ठीक है, और कोशिकाओं के अंदर जाके जब कोशिकाएं उसकी विभाजन करे ना गाय की, तो वो नई कोशिकाओं के अंदर भी जाए, और जब गाय के कभी बच्चा पैदा हो उस बच्चे के अंदर भी वो प्रोटीन वाला जीन जाए। ठीक है, तो आ जाओ, यही पढ़ रहे हैं अपन। संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं होगा, खुद ही मल्टीप्लाई तो नहीं हो पाएगा, है ना। अपना जीन निकाला और गाय के अंदर इंजेक्शन डाल दिया, ऐसे थोड़ा ना मल्टीप्लाई करेगा वो, ऐसे वो जो जीन है वो खराब ही हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा, है ना। किंतु जब यह डीएनए आदता ग्राही के जीनोम में जुड़ जाता है, जब यही डीएनए भैंस वाला जो डीएनए है, अगर मैं गाय का जो जीनोम है, गाय का जो डीएनए, उसके साथ में अगर मैं उसको जोड़ दूं, तब तो ये काम करेगा ना। अरे बढ़िया से मैं अगर जोड़ दूं, अगर मैंने उसका जीन निकाल के खिला दिया गाय को, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन वही मैं डीएनए अगर निकाला मैंने और गाय के जीनोम के साथ में बढ़िया तरीके से जोड़ दूं, है ना, अलग अलग तरीके पर पढ़ेंगे, जीनोम के साथ में जोड़ दूं, तो क्या करेगा, जब गाय जो है अपनी जो जीनोम है वो अपनी कॉपी जब बनाएगा, तो वो इस जीन के साथ में कॉपी बनाएगा। जब वो सेल डिवाइड होगी तो एक नई जो सेल बनेगी, उसमें भी क्या है, वो जीन जो है वो जाने वाला है। कभी गाय के बच्चा हुआ तो उसके अंदर भी वो जीन जाएगा। ठीक है, जब ये डीएनए आदता जो ग्राही है उसके जीनों में जुड़ जाता है, तब ये गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। उसके साथ में परपोषी जो डीएनए जो आपकी गाय है, एग्जांपल के अपन गाय ले लेंगे, ठीक, गाय के अंदर क्या है, वो उसका वंशागत हो जाएगा। ठीक है, यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, और ये जो दूसरा जब अपने बाहर से जो डीएनए लगाया, ये उसका अब अंग हो जाएगा, जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, और वो अपनी रेप्लिकेशन करेगा, प्रतिकृति बनाता रहेगा, अपनी कॉपी जो है वो बनाता रहेगा। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृति रेप्लिकेशन का उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, एक जो डीएनए अनुक्रम है उसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं, रेप्लिकेशन करता रहता है वो। ठीक है, जो प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी है, किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है जिसे प्रतिकृति का मूल कहते हैं। किसी भी डीएनए के अंदर, जैसे मैं गाय की डीएनए की बात करी, हर डीएनए के अंदर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना, प्रतिकृति का मूल कहते हैं। अगर वहां पर अपन डीएनए को जोड़ेंगे, तो उस डीएनए की कॉपी बनती रहेगी। अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा इस चीज को। इस प्रकार विजातीय डीएनए प्रकृति के मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का विजातीय खंड प्रपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके। इसे क्लोनिंग भी कहते हैं, या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना निर्माण कहते हैं। अब एक बार मैं वापस नोट्स में लेके चलूंगा, वापस एनसीईआरटी में लेके आऊंगा ना, समझना। पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं इसको ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, अपन आगे से आरडीएनए ही ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, आरडीएनए क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए होता क्या है, अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ मिलकर बनाते हैं, अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं, आरडीएनए बनाते हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी भी जीव के अंदर प्राकृतिक रूप से पुनर्योगज डीएनए नहीं पाया जाता है। किसी भी जीव के अंदर प्राकृतिक रूप से जो आपका पुनर्योगज डीएनए वो नहीं पाया जाता है। ये तो अपन क्या करते हैं, दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया कि गाय और भैंस का जो जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवंशिक पदार्थ, दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, एक नया बना दिया, पुनर्योगज डीएनए बना दिया। ठीक है, अभी समझाऊंगा आपको, समझना। ये मेरे पास में क्या है जी, ई कोलाई है। ये मेरे पास में क्या है, ई कोलाई है। ठीक है, इस ई कोलाई के अंदर क्या है, ये प्लाज्मिड है। ई कोलाई के अंदर क्या है, प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड क्या होता है, गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए होता है, और इसमें एक क्षमता होती है, इस प्लाज्मिड के अंदर एक क्षमता होती है। क्या होती है, ये स्वतः प्रतिकृति करता है, ये स्वतः ही क्या है, रेप्लिकेशन करता है, प्रतिकृति करने की इसमें क्षमता होती है। ठीक बात है, ये मेरे पास में प्लाज्मिड है। ठीक है, और मेरे पास में यहां पर क्या है, ये एनिमल सेल है, ये मान लो भैंस की सेल है। किसकी सेल है, भैंस की सेल है। और इस कोशिका के अंदर, भैंस वाली जो कोशिका है, इसके अंदर क्या है, इस कोशिका के डीएनए के अंदर, इस कोशिका के
डीएनए के अंदर कैसा कलर लूं, ये वाला ले लेता हूं। इस कोशिका के डीएनए के अंदर क्या है, वो जीन है जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये वाला पिंक कलर वाला जो क्या है, वो जीन है जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक बात है। मेरे पास में ये मैंने भैंस की जो है कोशिका निकाल ली और इसके अंदर वो जीन है जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब क्या करूं मैं इसको, मेरे को गाय में इसको भेजना है तो कैसे भेज सकता हूं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका डीएनए जो है इसको बाहर निकालूंगा। जो भैंस की जो कोशिका है इसमें से क्या करूंगा, मैं डीएनए को बाहर निकालूंगा। निकाल लिया जी मैंने। मैं क्या करूंगा, डीएनए को मैंने बाहर निकाल लिया। एक मिनट दीजिए मुझे, डीएनए को बाहर निकालते। ये लो जी, मैंने डीएनए को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और यहां पर ये जीन जुड़ा हुआ है। मुझे क्या पूरे डीएनए से मतलब है क्या, नहीं जी, मुझे पूरे डीएनए से मतलब नहीं है। भैंस का पूरा डीएनए मेरे को क्या करूंगा मैं इसका ना, मुझे सिर्फ इस जीन से मतलब है। मुझे सिर्फ इस जीन से मतलब है। ये जीन मेरे पास में कैसे आएगा, कैंची से काट के आएगा जी। कैंची से काट दूंगा तो बीच में से आ जाएगा। हाँ हाँ, नॉर्मल कैंची से काट दूं, नहीं, नॉर्मल कैंची नहीं होती। इसके लिए मेरे को चाहिए क्या, आणविक कैंची चाहिए। यहां पर बात किसकी हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, अणुओं की बात हो रही है। तो यहां पर मेरे को क्या चाहिए, आणविक कैंची चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, आणविक कैंची। और वो आणविक कैंची क्या होती है, वो आणविक कैंची होती है जिसको कहते हैं अपन प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये क्या होती है, आणविक कैंची होती है। क्या होती है, आणविक कैंची होती है, ये आणविक कैंची। ठीक बात है। चलो, तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, ये डीएनए मैंने बाहर निकाल लिया, इसका डीएनए मैंने बाहर निकाल लिया। यहां पर एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डीएनए डाल दिया। और डीएनए डालने के बाद ऊपर से मैंने क्या डाल दिया, इसमें जो आणविक कैंची है आपकी, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम, उसको डाल दिया। प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, प्रतिबंधन एंजाइम जो इसमें क्या लगा देता है, कट लगा देता है। जगह जगह क्या लगा देगा, कट लगा देगा। जगह जगह पे क्या लगा देगा, इसमें कट लगा देता है। क्या लगा देगा, कट लगा देगा। इस पूरे डीएनए में क्या लगा देगा, कट लगा देगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या मिल गया, मेरा जीन मिल गया। मुझे मिल गया, यही तो जीन मुझे चाहिए था। ठीक है, तो मुझे मेरा जीन मिल चुका है, ये जीन मुझे मिल गया जी। ठीक बात है। चलो आ जाओ। अब आप कहोगे भैया आपने जीन तो निकाल लिया, इसके अंदर आप गाय के अंदर इसको ट्रांसफर कैसे करोगे, वो देखो अभी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस ई कोलाई में से इस प्लाज्मिड को मैं क्या कर लूंगा, बाहर निकाल लूंगा। और ये प्लाज्मिड क्या है, ये प्लाज्मिड होता है जी संवाहक होता है। क्या होता है, संवाहक होता है। ठीक है, मान लो मैं राजस्थान में हूं, ठीक है, और मुझे जाना है दिल्ली जाना है। मुझे क्या जाना है, दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई साधन लेना पड़ेगा यार, है ना। चाहे मैं बस से जाऊं, चाहे मैं ट्रेन से जाऊं, चाहे मैं फ्लाइट से जाऊं। ठीक है, मेरे को कोई ना कोई साधन लेना पड़ेगा। ठीक बात है भैया। मैं पैदल निकल जाऊंगा तो मैं ऊपर नहीं चला जाऊंगा पहले, है ना। दिल्ली थोड़ी नहीं, ऊपर से पहुंच जाऊंगा मैं। तो सीधा क्या करना पड़ेगा मेरे को हाँ, मेरा इतना ही है, मैं दिल्ली नहीं जा सकता पैदल। ठीक है, हाँ, तो मेरे को कोई ना कोई साधन यूज करना पड़ेगा। सेम वैसे ही अगर मेरे को भैंस का जो प्रोटीन वाला जीन है, या फिर किसी में एग्जांपल के लिए भैंस ले रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि भैंस के लिए करते हैं अपन, हाँ, एग्जांपल के लिए मैं रिलेटेबल है थोड़ा सा भैंस के लिए, है ना। तो जीन मैं निकालूंगा और उस जीन को मेरे को गाय के अंदर डालना है। तो मैं ऐसे नहीं कि भाई डायरेक्ट उसमें डाल दूंगा, है ना। वही शक्तिमान थोड़ी ना होगा, राजस्थान से उड़ के मैं सीधा दिल्ली चला जाऊं, नहीं है ना शक्तिमान। ठीक है, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, उस जीन को क्या करूंगा, मैं एक गाड़ी में बैठाऊंगा और वो गाड़ी जो है उसको गाय तक छोड़ के आएगी। अब वो गाड़ी कौन है, यहां पर जो गाड़ी है वो प्लाज्मिड है। यहां पर जो गाड़ी का काम करेगा वो कौन है, ये प्लाज्मिड। ये क्या, संवाहक है। संवाहक क्या होता है, वाहक किसको कहते हैं, साधन को कहते हैं। अरे साधन, वाहक। ठीक है, हाँ, तो इसमें बैठाएंगे किसको, उस जीन को इसमें बैठाएंगे और ये जीन जो है उसको गाय के अंदर लेके जाएगा। अब देखते हैं कैसे लेके जाएगा। आ जाओ। इस प्लाज्मिड को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया जी। इस प्लाज्मिड को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, बाहर निकाल लिया। अब इस प्लाज्मिड के अंदर क्या करूंगा मैं, इस प्लाज्मिड के अंदर भी मैं क्या लगाऊंगा, कट लगाऊंगा। इस प्लाज्मिड के अंदर भी मैं क्या लगाऊंगा, कट लगाऊंगा। ठीक है, आरई द्वारा आरई क्या है, आरई द्वारा कट लगाऊंगा। आरई क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, है ना, अपनी कैंची। ठीक है, कैंची से मैं कट लगाऊंगा इसके ऊपर, है ना, प्लाज्मिड के ऊपर। और कट मैं कहां लगाऊंगा, कट मैं लगाऊंगा प्रतिकृति मूल पे लगाऊंगा। प्रतिकृति मूल क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओराई जिसको शॉर्ट में कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, ओराई। ठीक है, ओराई कहां लगाऊंगा मैं, कट कहां लगाऊंगा, ओराई पे। ठीक है, ORI। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे क्यों करूंगा मैं? इस पूरे प्लाज्मिड पर एक जगह ऐसी होती है जिसको क्या कहते हैं? प्रतिकृति मूल कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं वहां पर उस जीन को लगाऊंगा ना, उस जगह पे जहां पर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसका नाम है, वहां पर अगर मैं उस जीन को लगाऊंगा तो उस जीन की बहुत सारी मेरे को कॉपी मिल जाएंगी, मेरे को बहुत सारी कॉपी मिल जाएंगी। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि भाई मेरे को 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट मेरे को नोट्स देने हैं। एक बार मैंने नोट्स अपने लिख लिए, ठीक है। अब मेरे को वो 30 स्टूडेंट में बांटने हैं, तो एक मेरे पास में ऑप्शन ये है कि मैंने एक बार जो नोट्स लिखे उसमें क्या करूंगा? 2 कॉपी करवाई, मैंने फोटोकॉपी करवाई और 30 में बांट दी। अरे ठीक बात है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास में क्या है कि 30 स्टूडेंट हैं और 30 को मैं क्या करूंगा? एक को मैंने लिख के दिया, फिर दूसरी बार वापस नोट्स लिखूंगा, तीसरी बार वापस लिखूंगा और 30 में बांटूंगा। अरे सही तरीका कौन सा है कि भैया एक बार लिख लो, फिर फोटोकॉपी कराओ और सबको दे दो? यही सही तरीका है ना। अब मेरे को यार जीन का है, जो भैंस वाला जीन है, मैंने एक ही कोशिका से निकाला है, मेरे पास में एक जीन है। अब उस जीन को मेरे को पूरी गाय के अंदर ट्रांसफर करना, मैं चाहता हूं ये वो उसके बच्चों में मिल जाए, उसके बच्चों में मिल जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसकी कॉपी बनवानी पड़ेगी, उस जीन की क्या करानी पड़ेगी? कॉपी बनानी पड़ेगी। और कॉपी कौन बनाएगा? ये प्लाज्मिड जो कॉपी बनाएगा। इसी कॉपी बनाने के लिए इस प्लाज्मिड के अंदर एक जगह ऐसी है जिसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। उस जगह पे मैं क्या करूंगा? उस जीन को जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद में क्या होगा? जोड़ने के बाद में क्या होगा? उसकी कॉपी बनेगी। अभी देखना, समझना ध्यान से, ठीक है। आ जाओ। अब इसके अंदर मैंने आरी द्वारा इसमें कट लगाया है, तो कट लगाने के बाद में कैसा दिखेगा? ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा गोल ही बनाते हैं इसको। कट लगाया मैंने और ये यहां पर कट लग गया जी इसका, ठीक है। कट लगाया और जीन कौन सा था? ये अपना जीन ये रहा, ठीक है। इस जीन को मैंने उठाया और इस जीन को यहां पर मैं क्या करूंगा? इसके चिपका दूंगा। यहां पर मैंने इसको चिपका दिया। चिपकता कैसे है? उसके लिए भी मेरे को फेविकोल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कैंची काटने के लिए अपन को आणविक कैंची की जरूरत पड़ेगी, जिसको अपन ने प्रतिबंधन एंजाइम नाम दिया, वैसे ही अपन को यहां पर चिपकाने के लिए फेविकोल की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर फेविकोल कौन सा होगा? फेविकोल जो ग्लू होगी, जो गम होगी, वो क्या होगी यहां पर? वो होगी आपकी लाइगेज, ठीक है। लाइगेज, ठीक है। लाइगेज की हेल्प से जोड़ेंगे, ठीक है। लाइगेज एंजाइम की मदद से ये जो आपका जीन है, इसको अपन कहां जोड़ दिया? अपन ने इस प्लाज्मिड के ऊपर जोड़ दिया। अरे जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आरडीएनए कहा जाता है। यही चीज क्या है? आरडीएनए है। समझ में आई बात, ठीक है। आरडीएनए क्या है? पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? पुनर्योगज डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? आरडीएनए अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ मिलकर जो बनाते हैं वो क्या है? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। यहां पर देखो, ये जीन किसका है? भैंस का। और ये जो आपका प्लाज्मिड है किसका है? ई कोलाई का। तो अलग अलग क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं? जो बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे? अपन आरडीएनए कहेंगे, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट जो पुनर्योगज डीएनए मेरे पास बना, इसका मैं करूं क्या? इसे करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर आऊंगा। ये देखो आरडीएनए है, ठीक है। जो भी हमने बनाया था वही आरडीएनए है, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए। अब इसको अपन कहां डालेंगे? इसको डालेंगे अपन होस्ट के अंदर। कहां डालेंगे? होस्ट के अंदर। ये प्लाज्मिड है जी, ये अपन ने इस पे क्या लगा रखा है? जीन लगा रखा है, प्रोटीन वाला, जो अपन ने भैंस से निकाला एग्जांपल के लिए, ठीक है। और ये क्या? पुनर्योगज डीएनए अपन ने बनाया था। अब इसको अपन कहां डालेंगे? होस्ट के अंदर। और होस्ट कौन है? अपनी गाय है, ठीक है। तो गाय की जो कोशिका है, उस गाय की कोशिका के अंदर अपन इस डीएनए को क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रूपांतरण, स्थानांतरण, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। गाय के अंदर की कोशिका के अंदर अपन ने इसके अंदर डाल दिया। अब वो गाय की कोशिका क्या हो गई? ट्रांसफॉर्मेंट हो गई, रूपांतरित हो गई वो कोशिका। और अब देखना ये गाय की कोशिका है, ये गाय की कोशिका है, इसके अंदर अपन ने पुनर्योगज डीएनए डाला था। लेकिन मैंने आपको बताया था पुनर्योगज जो आपका प्लाज्मिड जो है उसके अंदर क्या है? स्वतः प्रतिकृति करने की उसमें क्षमता है, खुद ही वो अपनी कॉपी बना सकता है। तो इसने क्या बना ली? खुद की कॉपी बना ली बहुत सारी, ठीक है। और अब ये जो कोशिका है वो विभाजन करेगी तो अलग अलग नई कोशिका बनाएगी। और सभी कोशिकाओं में क्या है? वो अपने जो आरडीएनए बनाया था, पुनर्योगज डीएनए बनाया था, वो सभी कोशिकाओं के अंदर चला गया। और पुनर्योगज डीएनए के साथ साथ में क्या गया है? अरे जीन भी तो गया है, जो अपना प्रोटीन वाला, सभी कोशिकाओं के अंदर वो जीन चला जाएगा। इस प्रकार से अपन ने वो जीन जो भैंस से निकाला था और वो गाय के अंदर ट्रांसफर किया। समझ में आई बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अपन एक बार एनसीईआरटी से कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको बताया था इसको एक बार मैं वापस रीड करूंगा, है ना। क्या आप जानते हैं कि विजातीय जो एलियन जीवों में किसी प्रकार से स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है? ठीक है, संभवतः ये डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। अगर अपन डायरेक्ट डाल देते उस जीन को तो वो स्वयं गुणित नहीं हो पाता ना, डायरेक्ट थोड़ा ना हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता ना। तो
किंतु जब यह डीएनए आधा था, जो ग्राही जो है अपना, ग्राही जो है उसके जीनोम में जोड़ दिया, अपने क्या किया, उसके जीनोम में जोड़ा है, ठीक है, तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ में वंशागत हो जाता है, ठीक है। अब ये अपन ने किया भी है, ठीक है। यह विजातीय खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। प्रतिकृति की कॉपी बनाई अपन ने, ठीक है। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं, रेप्लिकेशन की उत्पत्ति वाला कहते हैं, जो प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी है। मैंने कहा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का मूल, ठीक है, देखना ध्यान से। किसी भी जीव की किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इस गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, इसमें जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे प्रतिकृति का मूल कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। बताया मैंने आपको प्लाज्मिड के ऊपर, वहीं पर अपने जो जीन लगाया, वो जीन वहां इसलिए लगाया ताकि वो उस जीन की बहुत सारी कॉपीज अपने को मिल जाएं, ठीक है। इस प्रकार एक विजातीय जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का जो विजातीय खंड कौन सा जो अपने भैंस से निकाला, वो विजातीय खंड है, परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति करके गुणित हो जाए। इसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग भी कह सकते हैं। यह टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताया वही सारी बातें, ये देखो, ये भी अपन ने काम किया जो, ठीक है। आज अब वापस अपन नोट्स में आ जाएंगे। अब बात करेंगे आरडीएनए, आपको समझ में आ गया आपका पुनर्योजित डीएनए क्या होता है। अलग अलग आनुवंशिक पदार्थ को मिलाकर जो डीएनए बनता है उसको अपन आरडीएनए कहते हैं, पुनर्योजित डीएनए कहते हैं। प्रथम जो आपका पुनर्योजित डीएनए बनाया वो किसने बनाया, जो पहला आरडीएनए बना वो कब बना और किसने बनाया, तो स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1972 के अंदर, है ना, आपको जो ये साल है ये आपको याद होनी चाहिए, साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रथम जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, पुनर्योजित डीएनए, वो किसने बनाया, वो बनाया था स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। 1972 के अंदर ये बनाया गया था, ठीक है। ईयर आपको याद होनी चाहिए। और इन्होंने संवाहक कौन सा यूज किया गया था, अपन ने थोड़ी देर पहले भैंस से गाय के अंदर ट्रांसफर किया था, अपन ने संवाहक कौन सा यूज किया था, प्लाज्मिड किया था। अपन ने कौन सा यूज किया था, प्लाज्मिड यूज किया था। और स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने कौन सा यूज किया था, इन्होंने वेक्टर यूज किया था। संवाहक जो यूज किया था वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम किया था, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड इन्होंने किया था। अपन ने ई कोलाई का प्लाज्मिड यूज किया है थोड़ी देर पहले, और इन्होंने किसका किया था, इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड इन्होंने निकाला था। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं यार चीजों को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ी देर पहले अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, भैंस से गाय के अंदर जो जीन ट्रांसफर किया है, उसके अंदर अपन ने जो वेक्टर यूज किया था वो यूज किया था अपन ने ई कोलाई का प्लाज्मिड अपन ने यूज किया था। लेकिन इन लोगों ने संवाहक उस टाइम पर यूज किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था उसके अंदर कौन सा संवाहक यूज किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड इन्होंने यूज किया था। तो जो प्रथम आरडीएनए वो बनाया किसने था, स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। 1972 के अंदर बनाया था संवाहक साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड। और इन्होंने होस्ट, अपन ने होस्ट किसको यूज किया, गाय को यूज किया था। इन्होंने होस्ट किसको यूज किया, ई कोलाई को यूज किया था, है ना। अपन ने होस्ट किसको, गाय को, इन्होंने ई कोलाई को यूज किया था, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट कैसा था वो देख लेते हैं। इन्होंने पहले कैसे आरडीएनए बनाया था, तो इन्होंने क्या किया, अपन ने जैसे भैंस के अंदर क्या देखा था, प्रोटीन बनाने वाला जीन देखा था। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा एक जीन ढूंढा, कौन सा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने ढूंढा। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऐसा जीन है, अगर वो जीन जिस भी जीव के अंदर चला जाएगा, ये प्रतिरोधी जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ऐसा जीन है, ये जीन जिस भी जीव के अंदर जाएगा उस जीव पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा, ठीक है। उस पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिमाग में लगाया कि हम एक ऐसा जीन, है ना, किसी एक ऐसे जीव के अंदर डाल देंगे, अगर वो जीव के अंदर अपन डाल दे, फिर अपन उस पर कोई दवाइयों का असर नहीं होगा, एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा, ठीक बात है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, ये जीन लिया, कौन सा जीन लिया, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन इन्होंने लिया, ठीक है। और इन्होंने जो आपका बैक्टीरिया यूज किया था वो कौन सा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसका प्लाज्मिड उन्होंने निकाला, आइसोलेट किया प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड उन्होंने बाहर निकाल लिया। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपकी आणविक कैंची है, प्रतिबंधन जो एंजाइम है, उसकी मदद से इन्होंने इसको काट लिया, किसको, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को काट लिया। और ये जो आपका प्लाज्मिड है इस पे कट लगा लिया, कहां पर, ओराई पे लगाते हैं कट, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे कट लगा दिया। दोनों को जोड़ दिया आपस में, कैसे जोड़ते हैं, लाइगेज की वजह से। थोड़ी देर पहले मैं जोड़ के बताया था, यहां पर लाइगेज की वजह से दोनों को जोड़ा और क्या बन गया, आरडीएनए बन चुका है, पुनर्योजित डीएनए बना। फिर इस पुनर्योजित डीएनए को कहां डाला, ये ई कोलाई के अंदर इसको डाल दिया, रूपांतरित कहां किया, ई कोलाई के अंदर। अपन ने थोड़ी देर पहले रूपांतरित कहां किया था, होस्ट के अंदर। होस्ट कौन थी, अपनी गाय थी, गाय के अंदर डाला था। इन्होंने किसके अंदर डाला, ई कोलाई इनका होस्ट है, तो इन्होंने ई कोलाई के अंदर डाला। और ई कोलाई के अंदर इस ये क्या चला गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजित डीएनए चला गया। अब ये जो ई कोलाई है वो कैसी होगी, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन वाली ई कोलाई हो गई। इस ई कोलाई पर आप कितनी भी एंटीबायोटिक डाल दो
कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस ई कोलाई के अंदर क्या आ चुका है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन आ चुका है। यह एक्सपेरिमेंट किसने किया था? यह एक्सपेरिमेंट किया था स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने यूज किया था। और पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी इन्होंने बनाया था। कब बनाया? 1972 के अंदर बनाया। संवाहक साल्मोनेला टाइफीमेरियम का प्लाज्मिड यूज किया, होस्ट इन्होंने ई कोलाई यूज किया। समझ में आई बातें यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक पहले एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम जो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हुआ वो साल्मोनेला टाइफीमेरियम के सहज प्लाज्मिड या गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है जो सबतक प्रतिकृति करता है में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन जो है उसको जोड़ने से हो सका था ना। स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, ठीक है, जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने वाला जिम्मेदार जीन था, है ना। मैंने आपको बताया आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, की खोज डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। इसकी खोज हुई आणविक कैंची की, फिर अपन डीएनए को काट सके, ठीक है। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ापन है, ठीक है। यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक वेक्टर की तरह कार्य करता है जो इसे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर का काम इसका होता है। संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर जो है, कीट है, वो भी क्या संवाहक के रूप में काम करते हैं, मलेरिया को फैलाने का काम करते हैं। सेम वैसे ही जैसे मच्छर कीट ये फैलाने का काम करते हैं रोगों को, वैसे ही यहां पर जो आपका संवाहक है, जो वेक्टर है, वो डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड जो है वो संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए खंड को परपोषी जीव के अंदर ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ में जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है। लाइगेज एंजाइम की मदद से अपन जोड़ते हैं चीजों को, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग का कार्य कर उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन के पात्र इन विट्रो नए गोलाकार सवतः प्रतिकृति बनाने वाला डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और जब यह डीएनए एस्केरिया कोलाई ई कोलाई एक जीवाणु है, ठीक है, ये एक जीवाणु जो साल्मोनेला से काफी मिलता जुलता है में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर उनकी प्रतिकृतियां बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति ई कोलाई का गुणन ई कोलाई के प्रति प्रतिजैविक जैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। अब यहां पर देखो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही यहां पर ये जो आरडीएनए है इस ई कोलाई के अंदर चला जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन वाली हो जाएगी। इस पर प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक्स है उनका कोई असर नहीं होगा। अब यहां पर देखते हैं जीव के आनुवांशिक रूपांतरण की स्टेप है ना। आनुवांशिक रूपांतरित किसी भी जीव को आपको क्या करना है, आपके पास में कोई जीव है उसको आपको आनुवांशिक रूपांतरण उसमें अगर करना है तो आपके पास में क्या क्या स्टेप्स हैं। पहली स्टेप क्या करनी है आपको? वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरी गाय जो है वो दूध तो बढ़िया देती है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है, ठीक है, कमी क्या है? प्रोटीन की है। तो मैं क्या करूंगा? प्रोटीन बनाने वाला जीन क्या है ढूंढूंगा ना। वांछित जीन मेरा कौन सा हो गया? प्रोटीन बनाने वाला। तो पहले स्टेप होगी वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करो। तो मैंने डीएनए देखा, मेरे को भैंस मिली, भैंस के अंदर वो जीन मेरे को मिल गया। दूसरी स्टेप क्या होगी? चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। दूसरी स्टेप में क्या होगी? मैंने चूज किया, जो डीएनए चूज किया है उसका मैंने को स्थानांतरण करना कहां पर है? उस गाय के अंदर मेरे को ट्रांसफर करना है, होस्ट के अंदर मेरे को ट्रांसफर करना है ना। तो जो चिन्हित डीएनए, जो भी डीएनए अपन चिन्हित करेंगे उसको परपोषी में आपको ट्रांसफर करना है। कैसे करते हैं? पुनर्योगज डीएनए बनाएंगे फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तीसरी स्टेप क्या होती है? स्थानांतरित जो डीएनए उसको परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। तीसरी स्टेप क्या होगी? जो अपन ने डीएनए गाय के अंदर डाला, भैंस के वो गाय के अंदर जो डाला अपन ने, ठीक है, उसे क्या करेंगे अपन? देखभाल करेंगे कि भाई वो सुरक्षित रहे उस गाय के अंदर। और उसके अलावा उस गाय की जब आगे संतति आएगी, उसके बच्चे होंगे, उसके अंदर भी वो जीन जाए ताकि उनके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा हो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। ये एनसीईआरटी की भी पढ़ लेते हैं अपन एक बार। आ जाओ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवंशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण होते हैं। पहला वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, दूसरा चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण करना, और तीसरी स्थानांतरित जो डीएनए है उसको परपोषी में सुरक्षित रखना और तथा उसकी संतति में स्थानांतरण करना। ये सारी क्या है? स्टेप्स होती है, ठीक बात है। आ जाओ वापस नोट्स में आ जाता है, इससे आगे बढ़ते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। अब अपन को यार पुनर्योगज डीएनए अपन ने कर लिया ना, आपको समझ में तो आ गया कि पुनर्योगज डीएनए होता क्या है ना, आरडीएनए कैसे बनता है तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें आपको साधन, कौन कौन से साधनों की जरूरत पड़ी
इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ी भैया? कैंची की जरूरत पड़ी थी, है ना, जो आणविक कैंची उसकी जरूरत पड़ी थी। प्रतिबंधन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आणविक कैंची की जरूरत पड़ती है। यहां पर क्या किसकी बात करें? पुनर्योगज डीएनए आरडीएनए बनाने के लिए अपन को किन किन साधनों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला प्रतिबंधन एंजाइम जो आपकी आणविक कैंची है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी अपन को जरूरत पड़ेगी, कैंची की जरूरत पड़ती है। दूसरी मैंने आपको कहा पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है अभी बताऊंगा ना। पॉलीमरेज एंजाइम होता है डीएनए जो है आपका, जो डीएनए उसको उसकी कॉपी बनाने में हेल्प करता है ना, ऐसे समझो ना। तो पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 की जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज अपन को लाइगेज, जो आपका आणविक ग्लू है ना, चिपकाने वाला फेविकोल, ठीक है, उसकी लाइगेज की जरूरत पड़ती है। चौथा संवाहक की जरूरत पड़ती है जी, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी ना, अपने संवाहक प्लाज्मिड यूज किया ना, संवाहक की उसकी जरूरत पड़ेगी, ये आणविक वाहक है। और पांचवा होस्ट अपने पास में होना चाहिए। तो ये सारी चीज, ये 5 साधन है, ये 5 साधन अपने पास में होने चाहिए। ये क्या है? पुनर्योगज डीएनए बनाने में अपनी मदद करेंगे। ठीक बात है। चलो पहला प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। पहली बार जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है आरई शॉर्ट में लिखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आरई लिखेंगे ना। तो पहली बार आरई के बारे में 1963 में डब्ल्यू आर्बर ने बताया था ना। डब्ल्यू आर्बर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने किसके बारे में बताया था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया था। ईयर आपको याद रखनी, साइंटिस्ट का नाम भूल जाना चाहिए, लेकिन ईयर आपको, साल जो है, वर्ष आपको याद होना चाहिए। कौन सा वर्ष था? 1963। कौन सा? 1963 में, ठीक है। वो 1972 के अंदर पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, पहला पुनर्योगज डीएनए कब बना? वो 1972 के अंदर बना था। और आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रतिबंधित जो आपका एंजाइम है, वो कब, प्रतिबंधन जो आपका एंजाइम है वो कब बना? वो कब मिला? वो मिला 1963 के अंदर, ठीक है। ई कोलाई में बैक्टीरियोफाज की वृद्धि रोकने वाले 2 एंजाइम मिले, ठीक है। 1963 के अंदर ये मिला कैसे? जो बैक्टीरियोफाज है ना, जो बैक्टीरियोफाज जो है, ठीक है, उसकी वृद्धि रोकने वाले ई कोलाई के अंदर 2 एंजाइम मिले। अब मैं आपको यहां से इसको थोड़ा समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलो एक पेज ले लेते हैं यहां पे। ये क्या है? ई कोलाई है। ये क्या है? ई कोलाई। और एक वायरस है जी, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये मान लो क्या है? बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज। ये क्या है? ई कोलाई, ई कोलाई, ठीक है। ये बैक्टीरियोफाज आएगा और इस पे क्या है? इसका डीएनए जो है इसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? इस पर अटैक करेगा। ये बैक्टीरियोफाज जो है वो इस ई कोलाई पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो इसका डीएनए जो है बैक्टीरियोफाज का, वो किसके अंदर चला जाएगा? ई कोलाई के अंदर चला जाएगा। और एक साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जैसे ही बैक्टीरियोफाज का डीएनए जो है इस ई कोलाई के अंदर आता है, उस डीएनए क्या हो जाते हैं? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस डीएनए क्या हो जाते हैं? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट सोचता है यार ये कैसे हो रहा है? जैसे ही बैक्टीरियोफाज इस ई कोलाई पे अटैक कर रहा है, इसको संक्रमित कर रहा है, तो इस बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए उसके टुकड़े टुकड़े क्यों हो रहे हैं? तब उनको पता चला कि इस ई कोलाई के अंदर, इस ई कोलाई के अंदर 2 चीजें हैं। इस ई कोलाई के अंदर 2 चीजें हैं, ठीक है। एक क्या चीज है जी? एक तो है डीएनए को काटने वाला एंजाइम, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है इसके अंदर, काटने वाला एंजाइम, 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 जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन, या फिर हिंदी में बात करूं मैं तो प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, 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 ये वाला एंजाइम मिला। इसके अलावा फिर उन्होंने सोचा यार अगर ये वाला एंजाइम इसमें है, अगर ऐसा एंजाइम ई कोलाई के पास में है कि वो डीएनए को काट देता है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये बैक्टीरियोफाज के डीएनए को ही क्यों काट रहा है? ये ई कोलाई का जो डीएनए, खुद का जो डीएनए, उसको भी तो काट सकता है और उसको भी तो काट सकता है। हाँ, ये बात तो सही है भाई। अगर ई कोलाई के अंदर कुछ ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को काटता है, तो वो अगर बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काट रहा है तो वो खुद के डीएनए को भी तो काट सकता है, ई कोलाई के डीएनए को भी काट सकता है। हाँ, बात तो ठीक है। इसके डीएनए को इसलिए नहीं काटता क्योंकि एक और एंजाइम होता है, एक और एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मिथाइलेज, मिथाइलेज, मिथाइलेज। ये मिथाइलेज क्या करता है? ये डीएनए पर, डीएनए पर मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है, जोड़ देता है, ठीक है। तो ये मिथाइलेज जो एंजाइम जो है ये क्या करता है? ये ई कोलाई का जो डीएनए, खुद का जो डीएनए ई कोलाई का, उस पर क्या जोड़ देता है? मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। और जब जिस डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है ना, उस पर ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काम नहीं करता। इसलिए ई कोलाई का खुद का जो डीएनए है उस पर तो ये प्रतिबंधन एंजाइम काम नहीं कर रहा था, और बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए आ रहा था उसको पट 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 काट दे रहा था,
ठीक है, खुद के डीएनए को इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि मिथाइलेज एंजाइम है। ये मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है खुद वाले पर, और जब मिथाइल ग्रुप किसी डीएनए पर जुड़ जाता है उस पर प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियस काम नहीं करता। अब आ जाओ वापस, इस प्रकार से खोज हुई। तो पहली बार आरई की बारे में जो प्रतिबंधन आपकी जो कैंची आणविक कैंची इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में डब्ल्यू आर्बर्ट ने 1963 में बताया था। ई कोलाई में बैक्टीरियोफाज की वृद्धि रोकने वाले 2 एंजाइम मिले 1963 के अंदर, 2 एंजाइम मिले थे। पहला एंजाइम था डीएनए को काटने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा था डीएनए में मिथाइल ग्रुप जोड़ने वाला मिथाइलेज एंजाइम मिला। ठीक है, अब जो आपका प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो 2 प्रकार का, जो कैंची है वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। एक एक्सोन्यूक्लियस है, एक एंडोन्यूक्लियस। फर्क क्या है जी दोनों में, एक्सोन्यूक्लियस एक्सो, ठीक है, ये बाहर की तरफ काटेगा ना, यहां बाहर की तरफ कट लगाए, यहां बाहर की तरफ कट लगाए, ठीक है, बाहर की तरफ अगर कट लगा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सोन्यूक्लियस है। और एंडोन्यूक्लियस बीच में कट लगाए, बीच में कहीं कट लगाए तो वो क्या है, एंडोन्यूक्लियस है। प्रतिबंधन एंजाइम का काम क्या है जी, कट लगाने का काम है। अगर डीएनए को बाहर की तरफ आपको कटवाना है तो किसके कटवा दो, एक्सोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस से कटवा दो। अगर आपको आपका जो डीएनए उसको बीचों बीच से कटवाना है तो किससे कटवाओ, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से कटवा दो। ठीक है, समझ में यहां तक, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा था, पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा था, तो वो था हिंद सेकंड था। ठीक है, फर्स्ट नहीं था, हिंद सेकंड था ना। तो पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है, हिंद सेकंड। ठीक है, ये 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को विशिष्ट जगह से काटता है। अब ऐसा नहीं कि ये जो डीएनए है इसको कहीं से भी कट मार देता है, अरे कहीं से कट नहीं मारता, इसका एक सीक्वेंस होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को ये रीड करता है। अगर उस सीक्वेंस को रीड करने के बाद में उसको कट मारता है ना, तो ये जो हिंद सेकंड है ये क्या है, ये एक प्रकार की कैंची है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम है। पहला प्रतिबंधन एंजाइम था वो कौन सा था, यही था, यही था पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा था, हिंद सेकंड ही था। ठीक है, और इसे 6 बेस पेयर के जो सीक्वेंस होता है, पूरा सीक्वेंस होता है, उसको रीड करता है और उसको ही काटता है। उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पहला जो आपका प्रतिबंधन एंजाइम था वो कौन सा था, हिंद सेकंड था। लेकिन आज के टाइम पर कितने आपके जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो कितने हैं, 900 से अधिक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस आज के टाइम पर खोज हो चुकी है। और 900 से अधिक प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस है इनकी खोज कहां से हुई है, 230 से अधिक बैक्टीरिया के स्ट्रेन से इनकी खोज हुई है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आई हुई है। 900 से अधिक आपके जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है उनकी खोज हो गई है। वो कहां से हुई है, 230 से अधिक, 230 नहीं 230 से अधिक बैक्टीरिया के स्ट्रेन से इनकी खोज हुई है। अब आपके दिमाग में आ गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ध्यान से देखना। जो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या फिर अनुक्रम को इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं, प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। एक विशिष्ट जगह पे ही काटेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी काट रहा है, नहीं कहीं भी कट नहीं मारता, एक विशिष्ट जगह पे एक सीक्वेंस पर काटेगा। वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, वो सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसको कहते हैं कि आप चाहे उसको सीधा पढ़ो चाहे उसको उल्टा पढ़ो, मतलब सेम ही होगा। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड सोचो अपने दिमाग में कि जिसको आप सीधा पढ़ रहे हो और उल्टा पढ़ रहे हो वो सेम ही मतलब निकलता है। तो एक वर्ड बताता हूं आपको, मलयालम। ठीक है, मलयालम को आप चाहे ऐसे पढ़ लो और चाहे ऐसे पढ़ लो, मतलब सेम ही होगा, मलयालम ही पढ़ा जाएगा वो। ठीक है, इसको ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। इस प्रकार के सीक्वेंस को क्या कहता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। चाहे उनको सीधा पढ़ो चाहे उनको उल्टा पढ़ो, मतलब सेम ही आना है। ठीक है, तो आ जाओ, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये क्या है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ध्यान से देखो, GAATTC, यहां से पढ़ लो GAATTC। ठीक है, सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है पढ़ने में, दोनों साइड से सेम ही आएगा। इसी को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब अपने पास में क्या है, 2 क्या है अपने पास में प्रतिबंधन एंजाइम है। एक है अपने पास में EcoR1 और एक है अपने पास में हिंद सेकंड। चलो उसको दूसरे कलर से करते हैं। दूसरा अपने पास में हिंद सेकंड, हिंद सेकंड। ठीक है, जो ये EcoR1 है ना, जो पहले हिंद सेकंड की बात कर लेते हैं। हिंद सेकंड जो है वो कहां से कट मारता है, ये कट मारता है इस सीक्वेंस के बीचों बीच कट मारता है, ऐसे बीचों बीच कट मारेगा, बीच से बिल्कुल काट देगा। ठीक है, जो हिंद सेकंड है वो कैसे काम करती है, बीचों बीच काटने का काम करती है। बीच से काटने का काम कौन करेगी, हिंद सेकंड। और जो EcoR1 है ना, ये EcoR1 ये भी एक प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम है। जो पहला था वो कौन सा था, हिंद सेकंड था। अब 900 से अधिक बन चुके हैं। ठीक है, तो ये EcoR1 ये भी क्या एक प्रतिबंधन एंजाइम ही है। ठीक है, ये क्या कैसे करता है, ये प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस है कैसे काम करता है, ये काम करता है जी कुछ इस प्रकार से, ये बीचों बीच नहीं काटता, यहां से कट मारेगा, यहां से कट मारेगा, ये बीचों बीच में मारेगा। ठीक है, और कट मारने के बाद में कैसा सीन बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का। AATC
जी 5 डैश 3 डैश और यहां से हो जाएगा ये 3 डैश 5 डैश, ठीक है। ठीक है, ये कट कौन मारा, किसने मारा, इको R1 ऐसे कट मारता है ना, इको R1 जो है ऐसे कट मारता है, ऐसे कट मारता है इको R1, है ना। तो ये जो आपके जो एंड बने ना, ये जो कैसे, इसको कैसे कहिए, जो सिरे बने आपके, 2 सिरे बन गए ना, ये जो आपका जो सीक्वेंस है वो 2 सिरों में टूट गया ना, ये 2 सिरों में टूटा है, इस इन सिरों का कह देंगे अपन चिपचिपे सिरे बने, ये कैसे बने, चिपचिपे सिरे हैं, इनको अपन आपस में चिपका देंगे जी, चिपचिपे स्टिकी एंड्स कहते हैं इनको, है ना। और ये जो आपका हिंड सेकंड जो है ये बीचों बीच काटता है, इसे बीच में से काट देगा, इसे बीच से अलग कर देगा, उसको क्या कहते हैं अपन, ब्लंट एंड कहते हैं, वो आपस में चिपकेंगे नहीं, ब्लंट एंड है वो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इस प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण भी पढ़ लेते हैं, फिर अपन एनसीईआरटी पे आएंगे ना, फिर अपन एनसीईआरटी पे आएंगे, पहले प्रतिबंधन एंजाइम का अपन नामकरण पढ़ेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण, ठीक है। हिंड सेकंड जो है, ठीक है, इसका नामकरण, प्रतिबंधन एंजाइम जो है इसका नामकरण कैसे करते हैं, हिंड सेकंड जो है इसका एक देखना आप, है ना, कोई भी आपका प्रतिबंधन एंजाइम जो है उसके अंदर जो पहला अल्फाबेट होगा ना, पहला जो अल्फाबेट होगा, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो जीनस को दर्शाएगा। पहला जो अल्फाबेट होगा वो किसको दर्शाता है, जीनस को दर्शाता है, ठीक है। पहला लेटर क्या है इसमें, एच है, तो एच किसको दर्शा रहा है, जीनस, जीनस कौन सा इसका, हीमोफाइलस जीनस, ठीक है। फिर आगे के जो 2 अक्षर होंगे, 2 आपके जो अल्फाबेट होंगे वो किसको दर्शाएंगे, वो दर्शाएंगे स्पीसीज को दर्शाएंगे, जाति को, इन्फ्लुएंजा जाति है इसकी, ठीक है। फिर आगे जो डी है ये किसको दर्शा रहा है, ये स्ट्रेन को दर्शा रहा है, और ये आगे जो रोमन में लिखा हुआ होता है ये किसको दर्शा रहा है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, किसका जो पृथक्करण हुआ है, इसका जो आइसोलेशन हुआ है वो किस क्रम पे हुआ है, जो क्रम है उसको दर्शा रहा है। वापस एक बार रिपीट करूंगा, किसी प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है कि जो पहला जो आपका अल्फाबेट होता है वो किसको दर्शाएगा, वो जीनस का नाम होगा, ठीक है, हीमोफिलस, ठीक है। फिर आगे के जो 2 अल्फाबेट होंगे वो किसको दर्शाते हैं, वो स्पीसीज को दर्शाते हैं, इन्फ्लुएंजा, आईएन किसका है, इन्फ्लुएंजा। डी जो है वो किसको दर्शा रहा है, स्ट्रेन को दर्शा रहा है, जैसे कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन आए थे ना, ये वाला वेरिएंट, ये फलाना वेरिएंट, दिखड़ा वेरिएंट, ठीक, वो क्या है, वो स्ट्रेन है, तो वैसे ये यहां पर स्ट्रेन को दर्शा रहा है। जो यहां पर सेकंड है वो किसको दर्शा रहा है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, जो इनका पृथक्करण का जो क्रम है उसको दर्शा रहा है। ऐसे ही बात करें इको R1 की, तो इको R1 की बात कर लेते हैं। ई को किसको दर्शाता है, तो पहला लेटर है वो, पहला जो आपका अल्फाबेट है वो किसको दर्शाएगा, वो जीनस को दर्शाता है, बता दिया मैंने आपको। CO जो अगले 2 होंगे वो किसको दर्शाएंगे, वो स्पीसीज को दर्शाएंगे। R किसको दर्शा रहा है, स्टेरिन को, और जो रोमन में होता है वो किसको दर्शाता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, पृथक्करण के क्रम को दर्शाता है। कहां से, इस एस्केरिया कोलाई RY13 से इसको निकाला जाता है, ठीक है। आ जाओ, अब एनसीईआरटी में आ जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, यहां पे अपन ने कर लिया पुनर्विकास डीएनए की तकनीक के साधन, ठीक है, इसके बारे में बात कर ली थी। अब हम पूर्ववर्णित चर्चा से जान चुके हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग या पुनर्विकास डीएनए तकनीक भी तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन हो, जैसे प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज हो, अपने पास संवाहक हो, परपोषी जीव हो। ये मैंने आपको बताई दिए साधन। इनमें से कुछ एक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में बात करते हैं। 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए, ठीक है, को ई कोलाई में जीवाणु भोजी किसको कहते हैं, बैक्टीरियोफाज को, बैक्टीरियोफाज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें से एक डीएनए से मिथिल मतलब मिथाइल ग्रुप, मिथाइल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा डीएनए को काटता है, ठीक है। बाद में एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा गया, ठीक है। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड था, ठीक है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है। यह 5 वर्ष बाद पृथक किया और पहचाना गया। ऐसा पाया गया कि हिंद सेकंड डीएनए अणु को विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्मों, बेस पेयर, ठीक है, जिसमें आपको बता दें कि 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जिसको पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। एक विशेष अनुक्रम होता है, विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंद सेकंड को पहचान अनुक्रम कहते हैं। हिंद सेकंड के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों, बता दिया मैंने आपको प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में जानकारी है, जो जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों, स्ट्रेन्स, ठीक है, से पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं जी, ठीक है, 900 से अधिक है और ये सारे अलग अलग अनुक्रमों को पहचानने का काम करते हैं। इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरा अनुसार नाम का पहला जो शब्द है वो किसको, जो पहला अल्फाबेट होगा वो किसको दर्शाएगा, शब्द वंश को, जीनस को, है ना, जीनस को दर्शाएगा। दूसरा एवं तीसरा शब्द प्राकेंद्र की कोशिका की जाति से लिया गया है, उसकी स्पीसीज को दर्शाएगा जिनसे ये पृथक किए गए हैं। जैसा इको R1 की बात करें तो एस्केरिया कोलाई RY13 इको R1 में वर्ण R प्रभेद के नाम से लिया गया है। प्रभेद मतलब स्ट्रेन इसका दर्शा रहा है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसका जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए हैं, किस क्रम में वो उसका पृथक्करण हुआ है, ठीक है।
चलो ये मैंने आपको समझा ही दिया। प्रतिबंधन एंजाइम एंजाइम न्यूक्लियेज कहलाने वाले एंजाइम के बड़े वर्ग में आते हैं। एक्सोन्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लियस, है ना, एक तो एक्सोन्यूक्लियस एक एंडोन्यूक्लियस बनाया, आपको बताया। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे पर काटता है ना, सिरे पर, है ना, एंड पर काटता है, और जबकि एंडोन्यूक्लियस जो है वो भीतर में विशिष्ट स्थलों पर काटता है। बीच में काटेगा विशिष्ट स्थलों पर, उसको एंडोन्यूक्लियस कहेंगे, और जो बाहर की तरफ काटेगा उसको एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। पूरी लंबाई को निरीक्षित करेगा, पूरे उसके सीक्वेंस को पढ़ेगा, उसके बाद में ही वो कार्य करता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करने के बाद कार्य करता है। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम को पा जाता है, जब इसको अपना विशिष्ट जो अनुक्रम है वो मिल जाएगा, उस टाइम उसके बाद में वो कट मारेगा। पहले तो उसको पूरा ढूंढेगा उस पूरे डीएनए के अंदर कि भाई मेरा वाला सीक्वेंस कहां पे है, उसको अपना सीक्वेंस मिल जाएगा, उसके बाद में उस पर कट मारेगा। तब यह डीएनए जुड़ता है तथा द्विकुंडलित की दोनों लड़ियों को शर्करा फोस्फेट, ठीक है, आपका शुगर फोस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों को काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। अब आ जाओ, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया। प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया, ठीक है, ये आपका संभाग डीएनए है, ये बाहरी डीएनए, ठीक है। इसमें क्या है, इको R1 जो आपका देखो कैसे काट रहा है, यहाँ पे काटा मैंने, इको R1 काट के भी दिखा दिया था। यहाँ पे कट मारेगा, यहाँ पे कट मारेगा, यहाँ पे कट मारेगा, और यहाँ पर देखो ये चिपचिपा छोर है, चिपचिपा छोर मैंने आपको बता दिया, ये देखो चिपचिपा छोर, ये आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। ये पुनर्योगज डीएनए बन गया, इस प्रकार से काम होता है। चलो आज क्या आप जानते हैं कि पेलिंड्रोमिक क्या है? ये वर्णों का समूह जिन्हें आगे या पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता हो, जैसे मलयालम, ठीक है। शब्द पेलिंड्रोम और डीएनए पेलिंड्रोम में अंतर है। डीएनए में पेलिंड्रोम क्षारक युग्मों का एक अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। उदाहरण जिसमें अनुक्रम 5 डेज से 3 डेज दिशा में पढ़ने पर, या फिर 3 डेज से 5 डेज आप पढ़ लो, सेम ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर GAATC, ये देखो, इसको हिंदी में करने की क्या जरूरत है यार, है ना, फालतू में कॉम्प्लेक्स कर दिया। GAATTC इसको मैंने आपको करके बता भी दिया, है ना, सेम ही पढ़ा जा रहा है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पेलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर लेकिन विपरीत लड़ियों को में दी समान क्षारकों के बीच काटते हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों सिरों पर लड़ीय भाग रह जाता है। प्रत्येक लड़ी में पर लंबी फैलाव करते हैं, जिन्हें चिपचिपा स्टिकी सिरा कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं, ठीक है। इसे नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ में हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, ठीक है। सिरों का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है, फिर आपस में ये चिपक जाते हैं ना डीएनए लाइगेज की मदद से। अब आ जाओ, ये मैंने आपको बता दिया कि ये बाहरी डीएनए है, इसको अपन, ये अपना संवाहक है, इस दोनों को अपन काटेंगे। बाहरी डीएनए को अपन ने किसकी मदद से काटा, आपका रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम, उसकी मदद से अपन ने कट मार लिया जी। इसमें ये अपना संवाहक है, इसमें भी अपन ने कट मार लिया। उसके बाद में अपन ने लाइगेज की मदद से ये बाहरी डीएनए को किसी संवाहक के साथ में जोड़ दिया, देखो यहाँ पर देखो जोड़ रखा है इसको, ठीक है। और ये क्या बन गया, पुनरीकृत डीएनए का अणु बन गया। अब इस पुनरीकृत डीएनए को कहां डालेंगे, ये कोशिका अपनी ई कोलाई होस्ट, ठीक है, ये अपना होस्ट है, होस्ट के अंदर अपने रूपांतरण कर दिया। फिर जब ये कोशिका का विभाजन हुआ तो देखो ये डीएनए इसके अंदर भी गया और इसके अंदर भी चला गया। समझ में आई बातें, ठीक है। ये वाली बातें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। चलो इसको यहां तक करते हैं अपन, और फिर अपन कल करेंगे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए पुनर्योगज अणु बनाने के लिए किया जाता है, बता दिया मैंने आपको। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का कहां उपयोग करेंगे, अपना आरडीएनए बनाने में अपन उपयोग करते हैं, पुनर्योगज अणु बनाने में अपन उपयोग करते हैं। विभिन्न स्रोतों या जीनों से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों के समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होंगे। अगर दो डीएनए को अपन को आपस में चिपकाना है तो अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, एक ही प्रकार का अपन को प्रतिबंधन एंजाइम यूज करना पड़ेगा। अगर मैं अलग अलग कैंची यूज कर लूंगा ना, दोनों डीएनए मेरे को चिपकाने आपस में, और दोनों डीएनए को काटने के लिए मैंने अगर अलग अलग कैंची यूज कर ली तो आपस में चिपक नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे को दोनों डीएनए को काटने के लिए एक ही प्रकार की कैंची यूज करनी पड़ेगी, एक ही प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी क्या है वो आपस में चिपक पाएंगे। अगर मैंने अलग अलग प्रकार की कैंची यूज कर ली तो वो आपस में नहीं चिपकेंगे, क्योंकि दोनों को काटने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों के समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होंगे, ठीक है। डीएनए लाइगेज की सहायता से उनको आपस में किनारे से जोड़ दिया जाता है। आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि सामान्यतः जब तक संवाहक व स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाएंगे तब तक पुनर्योगज संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। चलो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन कल या फिर जब भी अपना सेकंड पार्ट आएगा। आज के पार्ट समझ में आपको आया या नहीं आया, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो यहां पर पसंद आया आपको तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नई साल के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।